हाँ सेकेंड। नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर एनिमल फिजियोलॉजी। पिछले चैप्टर में हम ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया को समझ रहे थे। किसी भी जंतु के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस प्रकार से काम करता है। अब हमारे पास में एक नया टॉपिक है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्योंकि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में एक तरीके से पाचन कैसे होता है, कौन से प्रोडक्ट का किस प्रकार से पाचन होता है, किस प्रकार से एंजाइम्स उसके अंदर काम आते हैं, वो सब कुछ हमारे पास में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है। कहाँ कहाँ पे होगा, कौन कौन से एंजाइम्स काम आए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर कुछ और चीज़ दी हुई है, वो भी कभी बुक्स में पूछी जाती है। वैसे तो पीछे मेटाबॉलिज्म के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके दिखा हुआ फूड स्टफ। भोजन क्या होता है या भोज्य पदार्थ क्या होता है, क्यों आवश्यकता है भोजन की, भोजन की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि लिविंग वर्ल्ड के अंदर किसी भी लिविंग मैकेनिज्म को चलाने के लिए या कार्य करने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कोई लिविंग सिस्टम है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उसको उस लिविंग सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें फूड चाहिए, फूड स्टफ चाहिए। दे प्रोवाइड द एनर्जी। हमारे अंदर बहुत से जंतुओं में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसलिए हमें फूड चाहिए। और एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, भोजन से ही मिलेगी। चूँकि हमारे पास में विभिन्न प्रकार की ग्रोथ है, बहुत से प्रकार की ग्रोथ है, वेरियस टाइप ऑफ रिपेयर है। यानी वृद्धि करना है तो एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तभी ग्रोथ होगी। या किसी चीज़ में रिपेयरिंग करनी है तो भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इस प्रोडक्ट के हिसाब से हमें इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेशंस करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। और इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होगी। इसलिए हमारे पास में फूड जो है वो इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ चीज़ें जो इसके अंदर काम आएगी, बॉडी ग्रोथ हो गया, और भी प्रकार से, जैसे मान लीजिए हमारे पास में हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए चाहिए। हमको पता है कि हार्मोन अलग अलग टाइप के हार्मोन्स है, विभिन्न टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। जैसे कि हमने एक हार्मोन पढ़ा, मान लीजिए आयोडीन। आयोडीन एक कंपोनेंट्स है या एक एलिमेंट्स है जो चाहिए हमको थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। तो हमें कहाँ से मिलेगा, फूड स्टफ से मिलेगा। या हमें हो सकता है कि चाहिए विटामिन्स, क्योंकि विटामिन एक तरह से रेगुलेटरी है। और विभिन्न टाइप के एंजाइम्स, अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज एंजाइम्स। विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के जितने भी प्रिकर्सर्स है, वो जितने भी प्रिकर्सर है वो हमें फूड से ही प्राप्त होंगे, उसके कंपोनेंट फूड से ही प्राप्त होंगे। सोर्स क्या है फूड का, कहाँ से भोजन मिलेगा। हम जानते हैं कि भोजन जहाँ पर बना हुआ है, जैसे व्हीट है, राइस है, गेहूँ है, चावल है। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर व्हीट का ज़्यादा प्रयोग होता है, साउथ इंडिया के अंदर हमारे पास में राइस का हो सकता है। इट में भी मीट हो, इट में भी एग हो, अंडे हो सकते हैं, मीट या मांस से, मांसाहारी है तो उनको एनिमल से, कार्निवोरस एनिमल्स, उनके लिए एनर्जी का सोर्स केवल क्या है, मीट है। जैसे कि हमारे पास में कार्निवोरस में शेर है, बिल्ली है, कार्निवोरस में डॉग है। इन फैमिली के लिए हमें मीट चाहिए। अजगर है तो वो भोज्य पदार्थ जो उसके, तो उसको एनर्जी लिबरेट होगी, वो उसका भोज्य पदार्थ के रूप में बटर है, मिल्क है, ठीक है, बटर है, मिल्क है। बटर में भी टोटल एनर्जी है, मिल्क के अंदर टोटल एनर्जी है। मिल्क तो बच्चों के लिए संपूर्ण फूड की तरह काम करता है, और उसी से उसका सब कुछ प्रोडक्शन, ग्रोथ, रिपेयर्स एंड सो ऑन, जो भी प्रक्रिया होनी वो सब कुछ है। विभिन्न टाइप के जो फ्रूट्स हैं या फ्रूट्स के अंदर, और विभिन्न टाइप की वेजिटेबल्स हैं, इनके द्वारा हमारे को विभिन्न प्रकार का भोज्य पदार्थ मिलता है, जिससे हमें एनर्जी लिबरेट होगी, एनर्जी मिलेगी। ये तो होगा हमारे पास में फूड सोर्सेज। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ फूड। नेचर ऑफ फूड, फूड का नेचर कैसा होगा।
फूड नेचर से हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसा जो ऑर्गेनिक हो और दूसरा हमारे पास में क्या हो, इनऑर्गेनिक हो, कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा हमारे पास में हो गया अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जो है हमें पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो से मूल रूप से बने हुए होंगे, उसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनिक मैटर। ये उसके अंदर पाया ही जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास में क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं इत्यादि, हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं। ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं ये हमारे पास में ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स है। और दूसरे और भी है, जैसे हमारे पास में साल्ट चाहिए, पानी चाहिए, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है और इनकी हमें विभिन्न प्रकार से आवश्यकता है। इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल दो प्रकार के कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास में, एक ऑर्गेनिक और दूसरा हमारे पास में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। हम इसके पार्ट के रूप में केवल एक ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर एक पार्ट्स का बात करेंगे, बहुत सारे हैं उसके अंदर। अब हम बात करते हैं फूड स्टफ के रूप में कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि पीछे चैप्टर है आपका, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं ताकि उसको समझने में इजी होगा। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि ये एक प्रकार से ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बनिक पदार्थ है, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का सबसे सस्ता साधन है, और हाईएस्ट सबसे अधिक जो एनर्जी है, हाई एनर्जी भी यही से निकलती है। या हम ये कहें कि इसकी हमें जितने भी एनर्जी मिलती है, मैक्सिमम जो एनर्जी है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट को हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये कार्बन के हाइड्रेट से, इसीलिए इनका नाम दे दिया गया हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट से। लगभग ये 50 से 65% हमारी ऊर्जा का जो हिस्सा होता है उसमें ये पार्ट्स करते हैं या उसमें ये बनती है। ये हो सकता है क्या होता ही है, कार्बोहाइड्रेट हमारे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से बनते हैं। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया 6CO2 प्लस 6H2O गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6O2। ये प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और हमारे को मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स, और CO2 ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलती है। यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होते हैं, और सिंथेसिस होने का काम हमारे पास में केवल एंड केवल प्लांट्स करते हैं, दूसरों के अंदर ये प्रक्रिया नहीं होती। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वहीं क्लोरोफिल की उपस्थिति में उनसे होगी। नेक्स्ट प्रक्रियाएं, ये एक प्रकार से स्टोरेज मटेरियल भी है। बहुत से ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो स्टोरेज फूड मटेरियल की तरह काम करते हैं, जैसे हमारे पास में है ही, हम जानते हैं एनिमल्स की फॉर्म के रूप में ग्लाइकोजन काम आता है। हो सकता है कि वो हमारे पास में हो स्टार्च की फॉर्म के रूप में, हो सकता है कि वो हमारे पास हो सेल्यूलोज की फॉर्म के रूप में, ये प्लांट्स प्रोडक्ट है, डेक्सट्रिन की फॉर्म के रूप में हो, इन्यूलिन की फॉर्म्स के रूप में हो। इस प्रकार से ये स्टोरेज फूड मटेरियल्स के रूप में भी काम आ सकते हैं, इसे स्टोर किया जा सकता है। ये हमारे पास में ग्लाइकोजन लीवर में और मसल्स में स्टोर रहता है, और हमारा ये एनिमल स्टार्च कहलाता है। ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च, और ये हमारे पास में स्टार्च तो है ही, इसलिए इसको हमने नाम दिया है एनिमल स्टार्च, क्योंकि फूड स्टोरेज के रूप में लीवर में या मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म के रूप में स्टोर रहता है। फिर वहां से हम इसको वापस ब्रेक डाउन करके एनर्जी की फॉर्म के रूप में लेते आते हैं। अब सामान्यतः जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उनके पीछे की साइड में एक वर्ड लगेगा सैकराइड्स, या इसको हम कहेंगे शर्करा। ये विभिन्न प्रकार की शर्कराएं होती है, उनके पीछे सिफिक्स जो होता है वो सैकराइड्स हो सकता है। मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, ट्राइसैकराइड, डाइसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड, हेटेरोपॉलीसैकराइड इत्यादि, इसके नाम के पीछे की साइड में शर्करा नाम होगा। यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होगी ही होगी, बहुत जरूरी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होगी ही होगी।
यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सामान्यतः 2:1 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, लेकिन हो सकता है बहुत सौ के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं हो। अधिकांश के अंदर इसका रेशियो जो है 2:1 पाया जाता है, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स के अंदर वहाँ रेशियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, सामान्यतः इस प्रकार से पाया जाता है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट ऑर्गेनिक मटेरियल जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मटेरियल 2:1 होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं, हम अभी बात नहीं करना चाहते। लेकिन यहां हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हमेशा कुछ विशेष प्रकार के बॉन्ड्स होंगे, सवाल आता रहता है। यहां यदि 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, यदि 2 कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं तो 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मिलने पर उनके अंदर जो पाया जाने वाला बॉन्ड है, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये छोटे प्रकार के हाइड्रोलाइसिस में, अब हम बात करते हैं कि इनके जनरल फॉर्मूला या इनकी स्टोरेज या इनकी कैपेसिटी किस प्रकार से होती है। चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स है, हाइड्रेट्स का मतलब इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, पानी जुड़ा हुआ है। पानी तो होगा ही होगा, कार्बोहाइड्रेट है, यानी चूंकि 2 कंपोनेंट बनते हैं उस समय वहां पर -H2O होगा जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। यानी एक कार्बोहाइड्रेट हमारे पास में है प्लस एक कार्बोहाइड्रेट को जोड़ दें तो यहाँ पर डाइसैकेराइड बन गया प्लस H2O बनेगा। और यदि रिवर्स प्रक्रिया होती है तो हमें वापस क्या होगा, उस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जब टूटेगा हाइड्रोलाइसिस होगा तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के रूप में हमें पानी वापस प्राप्त हो जाएगा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स के रूप में। जब ब्रेकडाउन होता है इसका तो हमारे को इस प्रकार से बनता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड हैं, या इन्हें एक वर्ड कहा जाता है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, या तो होते पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर ये होंगे, हो सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 पाए जाते हैं, या तो एल्डिहाइड पाया जाता है या फिर कीटोन पाया जाता है। इसलिए यहां शुगर्स में 2 नाम हो सकते हैं कि या तो इनको जिसमें कीटोजेज कहेंगे यदि कीटोन शुगर है तो, और यदि इनके अंदर दूसरी शुगर है तो उसको हम कहेंगे एल्डो शुगर। इसके आधार पर इनका नामकरण हो गया। जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो कीटोजेज कहलाएगी, और फंक्शनल ग्रुप यदि एल्डिहाइड है तो हमें उस प्रकार से उसको एल्डो शुगर कहेंगे। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। अब हम ये देखते हैं कि ये मिलता कहाँ है। अब हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ मिलेगा, जनरल फॉर्मूला देख लिया हमने, उसकी विभिन्न प्रक्रियाएं देख ली, कहाँ मिलेगा और किस किस फॉर्म के रूप में होगा, किस किस प्लांट प्रोडक्ट में होगा। जैसे सामान्यतः कहाँ मिलता है हमें, ये शुगर कैन में, वहाँ पर स्टोर्ड फूड मटेरियल्स के रूप में होगा, राइस की फॉर्म के रूप में है, चावल के रूप में पाया जाएगा वहाँ पर, चाहे वो व्हीट है, गेहूं के अंदर स्टोरेज मटेरियल जितना भी है वो पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म के रूप में है, या हमारे पास में पोटैटो है वहाँ पर भी इस प्रकार की फॉर्म के रूप में प्राप्त है स्टोरेज। और विभिन्न प्रकार के जितने भी फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, हमें ज़्यादातर जितना भी कार्बोहाइड्रेट है यहाँ से मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रूप में। वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स विभिन्न फॉर्म के रूप में, स्टोरेज फॉर्म के रूप में पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण देखते हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इनमें पाए जाने वाले कार्बन की श्रृंखला के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करेंगे।
कार्बोहाइड्रेट। कार्बन संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं कि उनके अंदर कितनी यूनिट्स है, उसके आधार पर हम यहाँ पर बात करेंगे उनके अंदर। ये सिंपल क्लासिफिकेशन देता है, पीछे के चैप्टर के अंदर आपका पूरा दिया हुआ है। हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स, दूसरा हमारे पास में कैटेगरी है ओलिगोसैकेराइड्स, तीसरी हमारे पास में कैटेगरी है पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स यानी यहां पर जो यूनिट होगी वो मोनोमर होती है, यानी सबसे छोटी यूनिट है उसे हम मोनोमर कहते हैं। और सैकेराइड्स चूंकि यहां पर पीछे की नाम के रूप में शुगर जुड़ता है या इनके पीछे की साइड में OSE जुड़ता है, OSE जुड़ता है। अब मोनोसैकेराइड जो होगी वो सिंपल शुगर होगी, यहाँ कार्बन की संख्या 3 से लेकर 7 तक पाई जाएगी और उनके पीछे के आधार पर, उनके नामकरण के आधार पर ही उनके अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाएगी। अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारी वास्तविक रूप से जो एनर्जी मिलती है वो हमारे पास में मोनोसैकेराइड से ही मिलती है, क्योंकि हमारा सबसे चीप सोर्स है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है वो हमारे किस में आता है, मोनोसैकेराइड्स में। या हम ये बात करें, मोनोसैकेराइड्स वो सैकेराइड्स है जिनको यदि आगे ब्रेक डाउन किया जाए तो मूलभूत उनके जो लक्षण हैं वो खत्म हो जाएंगे, इनको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, और तोड़ते हैं तो उनके जो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म्स है वो मूलतः खत्म हो जाएगी। इसलिए ये सबसे छोटी प्रकार की यूनिट है जो हमारी लाइफ के अंदर पाई जाती है। अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर किसी प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। मैंने बताया था कि विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स नहीं होगा, एब्सेंट है, इसलिए हम इसको आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए यदि इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो वो अपने आगे की प्रक्रिया के अंदर खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। ये हो गया विभिन्न टाइप के हमारे पास में मोनोसैकेराइड्स। अब हम देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स के अंदर इसको फर्दर डिवाइडेड किया जा सकता है, इसको फर्दर डिवाइडेड किया जा सकता है कार्बन की संख्या के आधार पर, नंबर 1 डिवीजन। दूसरा हमारा हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हो, और भी इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, हम बात की बात करें। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ये 2 टाइप की हो जाएगी, एक को कहेंगे हम एल्डो शुगर और दूसरे की हम कहेंगे कीटो शुगर। यानी ऐसी शर्कराएं जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो तो उसे हम एल्डो शुगर कहेंगे, जैसे कि हमारे पास में ग्लूकोज। और कीटो शुगर वो शुगर्स होगी जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड हो, कीटोन हो, जैसे कि फ्रक्टोज, तो हम उसको कहेंगे फ्रक्टोज शुगर या कीटोजेस शुगर या कीटो शुगर। ये फंक्शनल ग्रुप के आधार पर नामकरण है, एल्डो शुगर्स या कीटो शुगर्स। और यहाँ पर जो नामकरण है वो कार्बन की संख्या उसके अंदर कितनी पाई जाती है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण। एक वर्गीकरण इनका और भी हो सकता है, ये दूसरा वर्गीकरण। एक हमारे पास में तीसरा वर्गीकरण और है। इस प्रकार के मोनोसैकेराइड्स को हम और भी डिवाइड कर सकते हैं। उनकी कैपेसिटी के आधार पर हो सकता है कि वो रिड्यूसिंग शुगर हो, ऐसी शुगर जो किसी विशेष प्रकार के सॉल्यूशन को, फैरलिंग या बेंडिक सॉल्यूशंस को यहाँ पर हमारे पास में
दो सॉल्यूशन है, एक तो हमारे पास में बैंडिक सॉल्यूशन है और फार्लिंग सॉल्यूशन को यदि रिड्यूस कर देती है तो वो कहलाएगी रिड्यूसिंग शुगर। और यदि वो रिड्यूस नहीं कर पाती है तो हम उसे कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यानी उस सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं किया तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, और यदि रिड्यूस कर दिया तो हम उसे कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर जैसे कि सुक्रोज, ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर से बॉन्डेड रहती है कि उसके अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है जो कि इसमें टूटता नहीं है, उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है और वो रिड्यूस नहीं कर पाती। तो हमारे पास में इसकी 3 कैटेगरी हो गई। नंबर 1 इज कार्बन की श्रृंखला के आधार पर वर्गीकरण, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर वर्गीकरण, एल्डर शुगर, कीटो शुगर, और रिड्यूसिंग के आधार पर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब हमारे पास में काफ़ी सवाल और वो आते हैं कि हम कार्बन की श्रृंखला के आधार पर ही सबसे ज़्यादा सवाल आता है, वहीं से बात करते हैं कि कार्बन की श्रृंखला के आधार पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। कार्बन की श्रृंखला के आधार पर उनका नामकरण किया गया। कार्बन की श्रृंखला कितनी है इसके आधार पर उनका नामकरण है। नंबर 1 इज ट्रायोजेज। मैंने कहा था कि यहाँ पर सुफिक्स OSE लगेगा, इनके नामकरण के पीछे की साइड में OSE तो लगना ही लगना है। तो ट्रायोज यानी यहाँ कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब यहाँ कार्बन की संख्या 3 होगी तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक, मैंने कहा मोनोसैकेराइड में किसी प्रकार का कोई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं है, इसलिए इनका हाइड्रोलाइसिस भी आगे नहीं हो सकता। अब ट्रायोजेज में कार्बन की संख्या 3 होगी। हम एग्जांपल देते हैं जैसे कि PGAL, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, जो कि हमारे पास में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में टूटने से बनता है। एक और भी है DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दोनों ही प्रक्रियाएं ग्लाइकोलाइसिस में दिखाई देती है, इसके अलावा कहीं दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट हमारे पास में ग्रुप है टेट्रोजेज। टेट्रोजेज का मतलब हो गया ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कार्बन की संख्या क्या हो, 4 हो, C4। कार्बन की संख्या यदि 4 है तो उस कैटेगरी के आधार पर हम डाल देंगे इराइथ्रोज। एग्जाम्पल है इराइथ्रोज और इराइथ्रुलोज। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास में पेंटोजेज। मैंने कहा था इसमें सिफिक्स OS है, यदि 5 है तो 5 लगेंगे। अब इस पेंटोजेज में हमारे पास में कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 5। यहां पर हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट शुगर्स है जो कि डेली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा काम आती है। एक शुगर है हमारे पास में राइबोज, एक हमारे पास में शुगर है डीऑक्सी राइबोज। इन दो पे बहुत ज़्यादा सवाल आता है। राइबोजो ये DNA में पाई जाती है और ये हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल में RNA में पाई जाती है। राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, जाइलोज, जाइलोज, जाइलुलोज, अरेबिनोज। एक और शुगर है जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, राइबुलोज। प्लांट सिस्टम में पाई जाती है, एनिमल सिस्टम में नहीं पाई जाती है। राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, जाइलोज, जाइलुलोज, अरेबिनोज और राइबुलोज, ये प्रकार की जो श्रृंखलाएं हैं वो इस प्रकार से पार्ट में काम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास में कैटेगरी है हेक्सोजेस। यहाँ कार्बन की संख्या 6 होगी। कार्बन की संख्या यदि 6 है तो उस कंडीशन में हम हेक्सोजेस कहेंगे। और हेक्सोजेस के एग्जांपल वास्तव में हमारे पास में एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए जो शुगर चाहिए वो हमारे पास में हेक्सोजेस ही होती है, जो हमारे पास में एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हेक्सोजेस की है और यहीं पर से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। वैसे मेटाबॉलिज्म पीछे है लेकिन हम अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। यहाँ पर नंबर 1 हेक्सोजेस में हमारे पास में है ग्लूकोज। वास्तव में हमारा एनर्जी का जो सोर्स है वो महत्वपूर्ण सोर्स है ग्लूकोज। दूसरी हमारे पास में है फ्रक्टोज। अगेन
ग्लूकोज सभी प्रकार की जितने भी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी वो ग्लूकोज से शुरू होगी, फ्रक्टोज से शुरू होते तो भी उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा ग्लूकोज के अंदर ही। ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास में वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया हमारे पास में, और एक हो गई मेनोज। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, और एक हमारे पास में है गैलेक्टोज। क्योंकि ये चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है गैलेक्टोज, जो कि मिल्क में पाई जाती है। ग्लूकोज हर जगह पाई जाएगी, शुगर में, व्हीट में जो स्टोरेज मटेरियल है या मीठे हैं। फ्रक्टोज जो है अधिकांशतः इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं, क्योंकि ये विभिन्न टाइप से फ्रूट्स में पाई जाती है फ्रूट शुगर, इसलिए इसको ये ग्रेप्स में पाई जाती है। सो आर जनरली कॉल्ड एज ए ग्रेप शुगर। कैसे कैसे ये मिल्क में पाई जाती है, इसलिए हम इसको मिल्क शुगर बोलते हैं। ये हो गया हमारे पास में वर्गीकरण किसका, मोनोसैकेराइड्स का। तो ये सिंपल एक क्लासिफिकेशन था कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, दैट इज एन मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में आगे के चैप्टर में बात करते हैं। थैंक यू।